ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे मॉलिक्यूलर में कि कैसे होता है ये सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेस, राइट? हाउ द प्रोसेस ऑफ सेंट्रल डोग्मा विल टेक्स प्लेस। अगर हम अपनी डीएनए की बात करते हैं कि दिस इज आवर डीएनए, राइट बेटा? सो आवर डीएनए इज मेड बाय मेनी जीन्स, राइट? यहाँ पे कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं और इसमें से कुछ पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड के एक सीक्वेंस जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाते हैं। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ प्रोटीन। ये एक प्रोसेस करेगा जिसका नाम होगा सेंट्रल डोग्मा और ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, राइट? ये क्या करेगा बच्चों? प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। तो एक फंडामेंटल चीज हम जानते हैं कि हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहता है कि डीएनए मेक्स आवर डीएनए मेक्स आरएनए, राइट? एंड आरएनए मेक्स प्रोटीन, ठीक है? एंड डीएनए मेक्स डीएनए इटसेल्फ, राइट? सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, राइट? दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन and this is called replication, DNA replication. So DNA replication is the unique feature of the DNA. DNA का यूनिक फीचर कौन होगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आते हैं कभी, आपके ऑप्शन मिलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, इस तरीके से कुछ ऑप्शन मिल सकते हैं। सो डीएनए रेप्लिकेशन इज द यूनिक फिनोमेना बिकॉज इट इज एररलेस फिनोमेना, है ना? सो यूनिक फिनोमेनॉन फॉर डीएनए, है ना? तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सेंट्रल डोग्मा। दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेंट्रल डोग्मा क्या होता है कि हाउ डीएनए मेक्स प्रोटीन, राइट? द जीन्स ऑफ डीएनए, ऐसा नहीं होता है कि पूरा का पूरा डीएनए ही ट्रांसक्राइब कर जाएगा। बेटा हमारे बॉडी में जिस जीन का को फंक्शन करना होगा, जिस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, उसी का जीन उसी सेगमेंट को ट्रांसक्राइब करेगा, उतना ही दूर का मैसेज को डिकोड करेगा और इस मैसेज से फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन होने वाला है ना? डीएनए में जो जेनेटिक मटेरियल है वो हिडन होता है। इन डीएनए द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज हिडन बट मैसेंजर आरएनए, आप जानते हो कि आरएनए जो होता है बेटर जेनेटिक मटेरियल होता है फॉर ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना? ट्रांसफॉर्मेशन अगर करना है तो आरएनए, और अगर इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना है तो डीएनए। दो वर्ड हमें पढ़ाया जाता है, दो बात हमें सिखाई जाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कि डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ये क्या करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, ठीक है बेटा? और मैसेंजर आरएनए क्या करता है? ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर देता है ना? अगर ट्रांसफर करने की काम कर देता है, ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इसलिए प्रोटीन बनाने के लिए सबसे पहले जो डीएनए होता है वो आरएनए बनाता है और आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे हिडन है, यहाँ पे रीडेबल फॉर्म में है। सो मैसेंजर आरएनए का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है दैट विल बी रीडेड बाय राइबोसोम। राइबोसोम इसके इंफॉर्मेशन को रीड करेगा और प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। दैट इज द पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, राइट? तो बात कुछ ऐसा है कि इस तरीके से हमारे बॉडी में प्रोसेस चलती है। तो हम बात कर रहे थे कि डीएनए रेप्लिकेशन, यहाँ पे कुछ और चीजें हैं जो ध्यान रखना है आपको। डीएनए से मैसेंजर आरएनए में बनाने में जो एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं उनको कहा जाएगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, राइट? जो डीएनए से आरएनए बना रहा है उनको कहा जाएगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए एंजाइम, राइट? और डीएनए से डीएनए जो बना रहा है दैट इज कॉल्ड डीएनए डिपेंडेंट डीएनए एंजाइम्स, राइट? जैसे आपको बोला डीएनए पॉलीमरेज क्या है, तो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए एंजाइम हो जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज की बात करें कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज डीएनए पॉलीमरेज, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए
कि व्हाट इज डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज, so this is the DNA dependent DNA polymerase, राइट। यहां पे जो पॉलीमरेज एंजाइम करेगा आरएनए बनाने के लिए, वहां डीएनए डिपेंडेंट आरएनए, तो जिससे बन रहा है उस पर डिपेंडेंट है, जो बना रहा है वो एंजाइम है, ठीक है। ट्रांसलेशन में राइबोसोम की एक्शन होती है। ट्रांसलेशन जो होता है वो राइबोसोम पे आकर अटैच करता है और उसको स्कैन करते जाता है, उसके कोडोन्स को पढ़ते जाता है, ठीक है। जीन्स अलग चीज होता है बच्चा और कोडोन अलग चीज होता है। कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि सर कोडोन क्या होता है ना। जेनेटिक कोडोन, जेनेटिक कोडोन अलग चीज है बच्चा, और जीन्स अलग है, जीन्स अलग है। जीन को के बारे में क्या लिखा जाता है, अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग बातें लिखा हुआ मिलेगा। कहीं लिखा जाता है कि जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। कहीं पे लिखा जाता है जीन इज द फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, कहीं पे लिखा जाता है जीन इज ए पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ आरएनए विच कोड फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन। जीन कहीं पे लिखा जाएगा कि जीन इज द पेयर ऑफ एलील। तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स रिटन या रिलेटेड टू द जीन्स, कुछ भी लिखे हो सकते हैं जीन से रिलेटेड, ठीक है। जीन्स के बारे में कुछ भी हो सकता है, बट द पॉइंट इज दैट माय डियर स्टूडेंट्स कि हर चीजों का मतलब एक ही होगा, ठीक है। ये हमें कोरिलेट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जीन्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने बोला कि अगर ये हमारा डीएनए है तो डीएनए कई सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हुए होते हैं। इस तरीके से कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। अब इसमें से कुछ न्यूक्लियोटाइड, जैसे यहां से यहां तक सपोज कर लो, है ना, 100 न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, या 200 हो सकता है, या 2000 हो सकता है, या 5000 हो सकता है। उतना सारा न्यूक्लियोटाइड मिला करके एक पर्टिकुलर प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, राइट। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन इज फॉर्म्ड, राइट। तो उस पर्टिकुलर प्रोटीन का फॉर्मेशन जो होगा वो जीन से होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इतना दूर के सीक्वेंस को हम लोग बोलेंगे कि एक जीन है। फिर आगे कुछ और सीक्वेंस होगा, कुछ किसी और तरह के प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, वो एक अलग जीन होगा। तो ऐसे ऐसे हमारे डीएनए में हजारों जीन पाए जाते हैं। ये बेशक एक बात है कि सारा जीन अपना प्रोटीन नहीं बनाता है, सारा जीन अपना सेंट्रल डोग्मा नहीं करता है, ये एक अलग बात है। क्योंकि कुछ जीन हमारे बॉडी में ऐसे हैं जो हमारे पूर्वजों में पाई जाती थी और आज भी वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, उनको हम इंट्रॉन बोलते हैं। दे आर नॉन कोडिंग जीन्स, है ना, दे आर नॉट यूजफुल फॉर आवर बॉडी, है ना। तो ऐसे जो होते हैं वो अपना काम नहीं करते पर वो जीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये प्रोटीन बनाएगा। तो क्या ये बड़ा सा डीएनए है, तो कह सकते हैं कि डीएनए का एक छोटा हिस्सा जो होता है वो जीन होता है। तो इसलिए किताब में लिखता है कि जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। या भी ये भी कह सकते हैं कि पर्टिकुलर सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस दोबारा रिपीट नहीं करेगा, यही जीन में आएगा वो दोबारा, है ना। यही जीन जहां पे बैठा है वहीं पे ये सीक्वेंस मिलेगा आपको। दूसरा अगर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस मिल रहा है, एक पर्टिकुलर प्रोटीन बन रहा है, तो इसका मतलब वो दूसरा जीन है। तो मैं कह सकता हूं कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जो एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन बना रहा है, दैट इज कॉल्ड द जीन्स, ठीक है। अब अगर जीन प्रोटीन बना रहा है तो प्रोटीन क्या होता है बच्चों, आपके बॉडी में कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने में काम करता है। यानी अगर कोई आदमी का हाइट बढ़ रहा है तो हाइट बढ़ रहा है, तो उसका हाइट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उसके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बन रहा है। कोई आदमी का स्किन कलर जो है वो ब्लैक है, क्यों ब्लैक है, क्योंकि उसके बॉडी में मेलानिन बन रहा है। तो मेलानिन इज ए पिगमेंट, हार्मोन्स जो होते हैं, एंजाइम जो होते हैं, आपके बॉडी में जो भी चीज बनता है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज प्रोटीन। लिपिड अलग चीज है, कार्बोहाइड्रेट अलग चीज है। मैं लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, कि फोटोसिंथेसिस होगा। लेकिन जो भी चीज, जैसे टॉक्सिन बन रहा है आपके बॉडी में, एंटीबॉडीज बन रहा है, हार्मोन बन रहा है, एंजाइम, देखो डाइजेशन में कितना सारा एंजाइम है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, आपके गोनाडल एंजाइम्स हैं, है ना, पेप्सिनोजेन है, ट्रिप्सिनोजेन है, काइमोट्रिप्सिनोजेन है। तो जितने भी सारे एंजाइम है, एमाइलेज है, इन्वर्टेज है, सब प्रोटीन है। एक एंजाइम है ऐसा जिसको राइबोजाइम बोलते हैं, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज द प्रोटीन। देखो प्रोटीन किसको बोलते हैं, सिंपल सी बात समझो पहले तो। प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ बेटा अमीनो एसिड, दिस इज द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, जो भी चीज अमीनो एसिड से बना हुआ है,
अमीनो एसिड का पॉलीमर है, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन। आप प्रोटीन देख लो, हार्मोन देख लो, एंजाइम्स देख लो, कोई टॉक्सिन देख लो, ये सब अमीनो एसिड का पॉलीमर है। तो मैं जितनी बार अब आगे बात करूंगा वो प्रोटीन के बारे में ही बात करूंगा। आपको समझना पड़ेगा कि इसके लिए कोई एक जीन था, वो इसको बनाया होगा, सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेस हुई होगी और ये सारी प्रोसेस चल रही है बेटा, है ना। तो इसलिए कह सकते हैं, तो ये इसका मतलब प्रोटीन बना, प्रोटीन कोई कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। इसलिए बोलते हैं कि जीन वो फैक्टर है जो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। सो जीन इज दैट, तो बोलता है जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। आपका कैरेक्टर है तो आपके कैरेक्टर जो है वो मदर और फादर से आ रहा है, तो मदर और फादर तो आपका हैंड बना करके नहीं देते। अरे मदर और फादर ने आपको जीन दे दिया, और वो जीन जब आप जाइगोट बनेंगे तो जाइगोट बनने के बाद जो आपके बॉडी में फिजिकल अपीयरेंस आएगा तो आपका कैरेक्टर अपीयर होगा, आपका हैंड्स बनेगा, आपका हाइट, आपका स्किन का कलर, जो भी चीजें हैं वो आपको जन्म होने के बाद आएगी माय डियर स्टूडेंट्स। और इसलिए हम कहते हैं कि जीन जो होता है हमारे बॉडी में, इसलिए मैं कहता हूं कि जीन जो होता है वो हमारे बॉडी में किसी कैरेक्टर को गवर्न करता है। इट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। वो प्रोटीन बनाएगा, वो किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, ठीक है। और बेटा जीन को पेयर ऑफ एलील भी कहा जाता है, क्योंकि जीन जो होता है वो कभी भी अकेला नहीं होता। जैसे कैपिटल टी है तो ये जाइगोटिक फॉर्म है, तभी कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, गैमेट के फॉर्म में नहीं होता। अगर अकेला है तो आप गैमेट बोलोगे, कैपिटल टी हो गया या स्मॉल टी हो गया, दिस इज गैमेट। तो ये एलील है। एलील में क्या होता है बेटा, गैमेट होता है। और पेयर ऑफ एलील जो होता है वो जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। अब जाइगोट चाहे कैपिटल टी तो होमोजाइगोट बोलोगे, और कैपिटल टी स्मॉल टी है तो दैट इज कॉल्ड द हेटेरोजाइगोट्स। तो ये सब कुछ बातें हैं, फंडामेंटल चीज है जो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इफ यू वांट टू गो इन डिटेल ऑफ जेनेटिक्स you must have to clarify the fundamentals of biological science, right my dear students। तो ये सारी चीजें हैं कि यहाँ पे डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा और प्रोटीन बनेगा। और अब ये भी बहुत जरूरी है कि कोई भी प्रोटीन कब बनेगा, कोई भी प्रोटीन कब बनेगा, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हमारे बॉडी में किसी प्रोटीन का फॉर्मेशन हमेशा होते रहता है। अरे जिसकी जब जरूरत है तभी वो बनेगा, जिसकी जब जरूरत नहीं है वो तब नहीं बनेगा। तो ये बात समझना जरूरी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इन सारी चीजों पे डिटेल से बात करने वाले हैं। मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि डीएनए से रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट्स को पढ़िए। आप पढ़िए कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन में कितने सारे एंजाइम इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से एंजाइम होते हैं, प्रोकैरियोट में कितने एंजाइम होते हैं, यूकैरियोट में कितने एंजाइम होते हैं, कहां कहां किसका क्या फंक्शन है। उसी प्रकार से आप ये पढ़िए कि ट्रांसलेशन में कितने सारे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, और ट्रांसलेशन में कितने सारे आरएनए होते हैं, और किस आरएनए का क्या फंक्शन है, ये जानिए आप। मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत आसान कर दूंगा जेनेटिक्स, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।